हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू रिशु साइंस एकेडमी। एंड आज की ये जो सीरीज है ये स्पेशली यूपी टेट वाले बच्चों के लिए है। यूपी टेट में जो पेपर 2 है, जिसमें पेपर 2 में अगर आपका साइंस सब्जेक्ट है तो उसकी अगर आप तैयारी कर रहे हो तो ये जो सीरीज है ये आपके लिए ही है स्पेशली। और इसमें आज हम मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं। मॉक टेस्ट सेकंड आज हम लगाएंगे। एक मॉक टेस्ट ऑलरेडी हम लगा चुके हैं और ये जो मॉक टेस्ट है इसमें हम 20 क्वेश्चंस सॉल्व करते हैं। इसमें जो 20 क्वेश्चंस हैं वो टोटली आपके प्रीवियस ईयर पेपर पे बेस्ड है। कुछ तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है प्लस कुछ मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस है। तो इस सीरीज को आप जरूर ट्राई करें और इससे क्या है, आपको एक आइडिया हो जाएगा कि आपकी जो तैयारी है वो कितनी हुई है। ठीक है, किस लेवल की आपकी तैयारी है, कहाँ आपसे मिस्टेक हो रही है, कहाँ आपको फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो इस मॉक टेस्ट के थ्रू आपको ये पता चल जाएगा कि आप कितने पानी में हो। ठीक है, चलिए तो 20 क्वेश्चंस हम सॉल्व करेंगे और ये जो क्वेश्चंस का पीडीएफ है आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस एकेडमी पे मिल जाएगा। इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर आप कर दीजिएगा एंड चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर दीजिए ताकि इसी तरह की जो नोटिफिकेशन है आपको मिलती रहे। चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे चलते हैं। टोटल 20 क्वेश्चंस हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जहां पे मैंने इमेजेस भी ऐड की हैं ताकि आपको इजीली चीजें समझ में आ सके। बाकी जिनका कॉन्सेप्ट पहले से ही क्लियर है वो डायरेक्टली क्वेश्चन को मार्क करते हुए चले। और किसने कितने मार्क्स स्कोर किए वो मुझे एंड में आप जरूर बताएं, कॉमेंट करके जरूर बताना कि आउट ऑफ 20 आपने कितने मार्क्स स्कोर किए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट टाइप ऑफ इमेज इज फॉर्म्ड बाय अ प्लेन मिरर। समतल दर्पण द्वारा किस प्रकार का प्रतिबिंब बनता है। जो आपका प्लेन मिरर है जो आपके घर में यूज करते हैं, जैसे वॉशरूम में है हो गया, आपके रूम में हो गया, तो जो कॉम कर, मान लीजिए आप कॉम कर रहे हो अपने हेयर, तो आप जो सामने मिरर देख रहे हो दैट इज प्लेन मिरर, है ना। खुद को देखते हो वो प्लेन मिरर है। तो उसमें जो आपकी इमेज है तो किस तरह की इमेज फॉर्म होती है, तो वो रियल और इन्वर्टेड होती है। देखो, जो हम इमेज फॉर्मेशन होती है वो इन्वर्टेड तो नहीं होती, इतना तो आपको पता है। आपकी इमेज कैसी बनती है, इरेक्ट बनती है। अब आपको रियल और वर्चुअल में कंफ्यूजन होगी तो आपको एक चीज याद रखनी है, जो इरेक्ट इमेजेस होती है ना वो ऑलवेज वर्चुअल होती हैं और जो रियल इमेजेस होती हैं वो इन्वर्टेड इमेजेस फॉर्म होती हैं। ठीक है, तो हमारा जो प्लेन मिरर है उसमें जो इमेज बनती है वो आभासी होती है और सीधी होती है। ठीक है, तो प्लेन मिरर में ऑलवेज वर्चुअल और इरेक्ट इमेज फॉर्म होती है। ठीक है, देखो मान लीजिए ये एक कैंडल है। इसको अगर आप इमेज में प्लेन मिरर में देखोगे तो आपको सेकंड साइड में जो इमेज दिखेगी वो भी सीधी दिखेगी। तो ये जो इमेज फॉर्म होती है ना, ये एक ऐसी होती है वर्चुअल इमेज होती है एंड इरेक्ट इमेज होती है। उसके अलावा क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स है, तो द इमेज इज फॉर्म बिहाइंड द मिरर। वर्चुअल इमेजेस में मिरर ना बिहाइंड द मिरर फॉर्म होती हैं और रियल इमेज जो बनती है वो फ्रंट ऑफ द मिरर फॉर्म होती है, इरेक्ट होती है। इमेज कैन नॉट बी ऑब्टेन्ड ऑन द स्क्रीन। सेम साइज की होती है, जिस साइज के आप हो वही उसी साइज के सेम आप दिखते हो मिरर में। लेटरली इन्वर्टेड, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है। लेटरली इन्वर्टेड का मतलब है योर लेफ्ट हैंड, अगर आप मान लीजिए शीशे में खुद को देख रहे हो और अपना लेफ्ट हैंड आपने ऊपर किया तो आपको जो लेफ्ट हैंड है आपको लगेगा आपने राइट हैंड उठाया, बट अगर आप राइट हैंड उठाओगे तो आपको लगेगा लेफ्ट हैंड उठाया। तो इसी प्रॉपर्टी को, इसी करेक्टरिस्टिक को हम कहते हैं लेटरल इन्वर्जन। मींस योर लेफ्ट इज अपेयर टू बी राइट एंड राइट इज अपेयर टू बी लेफ्ट। ठीक है, दिस इज कॉल्ड लेटरल इन्वर्जन। उसके अलावा जो डिस्टेंस होता है ऑब्जेक्ट का, तो इमेज फॉर्मेशन जो होती है उसका डिस्टेंस भी सेम ही होता है। मान लीजिए आप यहाँ खड़े हो या कैंडल यहाँ पे है 5 मीटर की दूरी पे शीशे से, तो शीशे की दूसरी साइड जो आपकी इमेज फॉर्म हो रही है उसका शीशे से मतलब मिरर से जो डिस्टेंस है वो भी 5 मीटर का ही होगा। ठीक है, तो ये कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं प्लेन मिरर के। क्लियर। सेकंड क्वेश्चन पे चलते हैं। व्हाई डू वी फील हैवियर एट द बॉटम ऑफ अ स्विमिंग पूल। हमें स्विमिंग पूल के तल पर अपना वजन ज्यादा क्यों महसूस होता है। जैसे जैसे आप वाटर में नीचे जाते जाओगे ना आपको हैवीनेस फील होती है। वो हैवीनेस आपको क्यों फील होती है, क्योंकि जैसे जैसे हम नीचे जाते जाएंगे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी। जैसे जैसे गहराई बढ़ती जाएगी वाटर का जो प्रेशर है ना वो भी इंक्रीज करता है। तो जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज करेगी प्रेशर भी इंक्रीज करेगा बिकॉज ऑफ दिस वाटर ऑन योर हेड। मतलब आपके ऊपर ये जो पानी है ना, पानी का प्रेशर आपके ऊपर आएगा, तो डेप्थ इंक्रीज करेगी तो प्रेशर भी इंक्रीज करेगा। तो दैट्स वाई हमें क्यों हैवियर फील होता है, बिकॉज ऑफ मोर प्रेशर। ज्यादा दबाव की वजह से हमें जो वेट है वो ज्यादा लगता है, मतलब हमें हैवी फील होता है। ठीक है, तो इस इमेज से भी आप देख सकते हो। मान लीजिए पहले आप यहाँ थे नियर द सरफेस, तो आपके ऊपर लेस प्रेशर है और लेस अपथ्रस्ट है, फील लेस हैवी, आपको लेस हैवी लगेगा। जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे, जैसे जैसे डेप्थ इंक्रीज होती जाएगी, डेप्थ में जाते जाओगे तो प्रेशर भी क्या करेगा, इंक्रीज करता जाएगा। तो ये आपको याद रखना है। ठीक है,
चलिए थर्ड क्वेश्चन पे चलते हैं। स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो व्हेन। किसी वस्तु की चाल शून्य होती है लेकिन त्वरण शून्य नहीं होता। जब कब शून्य नहीं होता? एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो व्हेन मूविंग यूनिफॉर्मली, हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन, एट रेस्ट ऑलवेज, या मूविंग डाउनवर्ड। तो ऐसा कब होगा कि आपकी एक्सेलरेशन जो है दैट इज नॉट जीरो। स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो ऐसा कब होता है? मान लीजिए आपके पास एक बॉल है या पत्थर है, कुछ भी आपने यहां से पॉइंट ए से थ्रो किया, सीधा पॉइंट बी पे चला गया वो। तो जैसे ही वो पॉइंट बी पे पहुंचेगा एक पॉइंट आएगा, मतलब ऐसे मूव करता हुआ जा रहा है, एक पॉइंट आएगा जहां पे उसकी जो स्पीड है ना, सम टाइम के लिए, मतलब विद इन अ सेकेंड के लिए स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, फॉर अ इंस्टेंट, थोड़े टाइम के लिए वो स्टॉप हो जाएगी, और जैसे यहाँ स्टॉप होगी उसके बाद नीचे फिर से ये चीज जो है, ये बॉल जो है नीचे आना शुरू हो जाएगी। तो इसमें ये पूछा है कि ऐसा कौन सा पॉइंट है कि ऑब्जेक्ट जो है स्पीड जो है दैट इज जीरो। तो एट हाईएस्ट पॉइंट, जब ये हाईएस्ट पॉइंट पे होगा ना, यहाँ पे इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? स्पीड इसकी हो जाएगी जीरो। एंड इस टाइम पे वेलोसिटी भी हो जाएगी इसकी जीरो। वेलोसिटी भी कितनी हो जाएगी? जीरो। बट एक्सेलरेशन जीरो नहीं होगा, क्योंकि जैसे ही यहाँ पहुंचेगा ना, फिर से इस पे ग्रेविटी लगेगी, फोर्स ऑफ मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स इस पे लगेगा, और ये नीचे आना शुरू हो जाएगा। तो जैसे जैसे नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर इसकी स्पीड भी इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। बट एक ऐसा पॉइंट आएगा एट द हाईएस्ट पॉइंट, टॉप ऑफ द पॉइंट ऑफ, जहां पे क्या होगा, इसकी स्पीड जीरो हो जाएगी, वेलोसिटी भी जीरो हो जाएगी, और यहां से फिर वो वापस नीचे आना शुरू हो जाएगा। जैसे ही वो नीचे आना शुरू हो जाएगा, फिर जो है इसकी स्पीड इंक्रीज करेगी और वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो पूछा था क्वेश्चन में कि स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो बट एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो। तो यहाँ पे इस पॉइंट पे एक्सेलरेशन जीरो नहीं है, इस पे एक्सेलरेशन लग रही है, ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है नीचे की तरफ। तो इसका ऑप्शन होगा एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ मोशन एक्सेलरेशन इज नॉट जीरो बट द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज जीरो। क्लियर? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो पानी में फ्लोट क्यों करता है? मान लीजिए ये पानी है हमारे पास, इसमें आपने एक होलो बॉल डाल दी, तो ये जो बॉल है ना, अब यहाँ फ्लोट कर रही है, वो सिंक नहीं करेगी। क्यों? क्योंकि इस बॉल का जो वेट है और इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है, बॉइंट फोर्स क्या लगती है? होती है पानी में जो फोर्स लगती है ना ऊपर की तरफ, ये जो ऊपर की तरफ फोर्स लग रही है जो इस बॉल को नीचे डूबने नहीं दे रही, इसी फोर्स को हम कहते हैं बॉइंट फोर्स, और इसे अपथ्रस्ट भी कहते हैं, अपथ्रस्ट। ठीक है, तो ये जो बॉल है ये सिंक नहीं कर रही है, ये फ्लोट कर रही है बिकॉज ऑफ दिस बॉइंट फोर्स। क्योंकि इस बॉल का जो वेट है ना, इस बॉल का जो वेट है दैट इज इक्वल टू बॉइंट फोर्स। इस बॉल का वेट इस बॉइंट फोर्स के बराबर है, दैट्स वाई वो जो ऑब्जेक्ट है फ्लोट कर रहा है, सिंक नहीं कर रहा है। ठीक है, या तो इस बॉल का जो वेट है पॉइंट फोर्स से कम होगा या पॉइंट फोर्स से बराबर होगा, तो ये फ्लोट करेगी। अगर पॉइंट फोर्स से ज्यादा है इस बॉल का वेट, तो फिर ये सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो व्हाई डू ऑब्जेक्ट फ्लोट इन वाटर? ड्यू टू पॉइंट फोर्स। उत्प्लावन बल के कारण ये जो बॉल है ये सिंक नहीं करेगी, फ्लोट करेगी। और अगर इसका वेट ज्यादा हो जाएगा बॉइंट फोर्स से, तब ये फिर डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। तो दिस इज कॉल्ड बॉइंट फोर्स। जैसे ये लकड़ी का हमारे पास एक ब्लॉक है, तो ये डूब नहीं रहा, इस टाइम ये क्या कर रहा है? फ्लोट कर रहा है। ये फ्लोट क्यों कर रहा है? क्योंकि इस पे जो बॉइंट फोर्स लग रही है और इसका जो वेट है वो दोनों इक्वल है, या तो इक्वल होना चाहिए या तो वेट कम होना चाहिए, तभी वो फ्लोट करता है। अगर इस ऑब्जेक्ट का वेट ज्यादा हो जाएगा तो फिर ये सिंक कर जाएगा, अगर इसका वेट पॉइंट फोर्स से ज्यादा होगा तो ये क्या कर जाएगी? डूब जाएगी, सिंक कर जाएगी। ठीक है, तो चलिए आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुआ होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट हैपेंस टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस। यदि तार की लंबाई बढ़ जाए तो प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? देखो रेजिस्टेंस क्या होता है? रुकावट। रेजिस्टेंस एक्चुअली होती क्या है? रुकावट। तो अगर आपके पास, सॉरी, आपके पास ये वायर है, इसकी लेंथ आपने बढ़ा दी, इसकी लेंथ आपने क्या कर दिया? इंक्रीज कर दी। तो क्या होगा? अगर लेंथ इंक्रीज कर रही है तो इसका जो रेजिस्टेंस है ना वो भी इंक्रीज करेगा। रेजिस्टेंस एक्चुअली होता क्या है? देखो, जब आप जब यहाँ पे करंट फ्लो हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो हो रहा है ना, तो
क्या होगा, अगर आपने इस वायर की लेंथ को बढ़ा दिया तो ये फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन भी इंक्रीज हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन इंक्रीज होगा और इनके बीच में जो टकराव होगा वो भी ज्यादा हो जाएगा। तो इन इलेक्ट्रॉन्स के बीच के टकराव को ही हम कहते हैं रेजिस्टेंस। तो अगर हमने रास्ता बढ़ा दिया, रास्ता लंबा कर दिया, तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स है इनका जो रास्ता है, पाथ है, वो भी लंबा हो जाएगा, जिसकी वजह से रेजिस्टेंस भी ज्यादा हो जाएगी। ठीक है, तो रेजिस्टेंस इंक्रीज करेगा। फॉर एग्जाम्पल देखो, आपके पास मान लीजिए एक पतली तार है और एक मोटी तार है। ठीक है, तो मोटे रास्ते पे जब आप जाओ, मतलब चौड़े रास्ते पे जब आप चलोगे तो टकराव होने के चांसेस कम होते हैं एज कंपेयर टू पतले रास्ते। जैसे आप सड़क का एग्जांपल ले लो, मान लो आप बाइक से, स्कूटी से या गाड़ी से, किसी से भी जा रहे हो, पतले रास्ते से आप जा रहे हो, वहां पे ज्यादा कंजेस्टेड एरिया है, मतलब गाड़ियां ज्यादा हैं, तो टकराव होने के चांसेस ज्यादा रहेंगे। और अगर आपको खुली सड़क मिल जाए, काफी चौड़ी सड़क मिल जाए, वहां पे जो व्हीकल्स हमारे चल रहे होंगे उनमें आपस में टकराव का जो संभावना है वो कम हो जाएगी। तो उसी तरह से सेम यहाँ है, अगर आप लेंथ बढ़ा दोगे और इसका जो स्पेस है वो कम कर दोगे, तार का, वायर का, तो क्या होगा, इनके इलेक्ट्रॉन्स के बीच का जो टकराव है वो इंक्रीज हो जाए, मतलब जो रेजिस्टेंस है वो भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। यही क्वेश्चन में पूछा था, व्हाट हैपन टू रेजिस्टेंस इफ लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेस। अगर लेंथ हम बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस भी क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। बिकॉज क्या है, जो फॉर्मूला है दैट इज रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ वायर। और रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या है, रेजिस्टेंस इक्वल टू रो एल अपॉन ए। ठीक है, रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ बट इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया, जो कि मैंने भी आपको बताया। ठीक है, तो ये हो गया रेजिस्टेंस का कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, व्हाई डू वी सी लाइटनिंग बिफोर हियरिंग थंडर। जब आसमान में कभी बिजली चमकती है, बारिश के दौरान आपने देखा होगा, जब बादल आते हैं तो लाइटनिंग भी होती है और थंडर भी होता है। तो हमें लाइट पहले दिखती है और थंडर की जो आवाज है, गरजने की जो आवाज है, वो हमें बाद में सुनाई देती है। तो ऐसा क्यों होता है कि हमें बिजली की गड़गड़ाहट सुनने से पहले बिजली दिखाई देती है? बिकॉज लाइट सी लाइटनिंग बिफोर, लाइट हम पहले क्यों दिखती है, बिकॉज लाइट ट्रेवल फास्टर देन साउंड। लाइट जो है साउंड के कंपैरिजन में फास्ट ट्रेवल करती है। जो लाइट है उसका जो स्पीड है दैट इज 3 × 10⁻⁸ 8 मीटर पर सेकेंड। उसके अलावा जो साउंड है, साउंड की स्पीड जो है इन एयर, एयर की बात हो रही है, एयर में जो साउंड की स्पीड है दैट इज 340 मीटर पर सेकेंड। तो लाइट की स्पीड ज्यादा है, इसलिए हमें लाइट पहले दिखती है। तो राइट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवेलेंट कंपाउंड। निम्नलिखित में से कौन सा एक सहसंयोजक यौगिक है? तो देखो, दो तरह के कंपाउंड हमने पढ़े हैं। अभी रिसेंटली हमने चैप्टर किया था केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, वहां पे हमने देखा था दो तरह के बॉन्ड होते हैं, एक होता है आयोनिक बॉन्ड, एक होता है कोवेलेंट बॉन्ड। आयोनिक बॉन्ड में क्या होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जिसके पास इलेक्ट्रॉन कम है वो एक दूसरे को शेयर कर देते हैं अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। ठीक है, ज्यादा डिटेल में भी नहीं जाऊंगी, जिसको ज्यादा डिटेल में थोड़ा देखना होगा इनके बारे में तो केमिकल रिएक्शन और इक्वेशन वाला चैप्टर आप वो देख लेना। और कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे शेयर होते हैं। जैसे कार्बन एंड इट्स कंपाउंड हमने एक पूरा चैप्टर किया है, उसमें भी ये सारी चीजें हमने डिटेल में पढ़ी हैं। कार्बन जो है हमें पता है कोवेलेंट कंपाउंड बनाता है, कोवेलेंट बॉन्ड बनाता है। देखो, कार्बन का जो एटॉमिक नंबर है कितना है, 6 है ना, कार्बन, हाँ 6 है। ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इसकी होगी 2+4। तो हमें पता है कोई भी एटम, कोई भी एलिमेंट तब स्टेबल होगा अगर उसके आउटर मोस्ट शेल में उसका जो ऑक्टेट है उसमें 8 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये जो हमारा इलेक्ट्रॉन, ये जो हमारा एलिमेंट है ये स्टेबल है। बट कार्बन के केस में देखो, आउटर मोस्ट शेल पे कितने हैं, 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसको 4 इलेक्ट्रॉन और चाहिए अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, है ना। तो इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि ये जो है आयोनिक बॉन्ड नहीं बना सकता, इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर नहीं कर सकता, क्योंकि इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है कि ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करे या किसी से इलेक्ट्रॉन ले। इसके पास इतनी एनर्जी नहीं है, तो ना तो ये इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना ही ले सकता है। तो अब ये क्या करेगा, ये शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा। ये क्या करेगा, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा। देखो, हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बना लेगा, क्योंकि हाइड्रोजन को भी 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, कार्बन को 4 इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो ये जो कार्बन है 4 इलेक्ट्रॉन के साथ पेयरिंग कर लेगा, 4 इलेक्ट्रॉन के साथ जुड़ जाएगा। तो इससे क्या होगा, हाइड्रोजन को भी अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे और कार्बन को भी अपने इलेक्ट्रॉन मिल जाएंगे। देखो, कार्बन का मीथेन का फॉर्मूला है CH4। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये सारे हमने पढ़े हैं ना, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, वहां पे हमने इन डिटेल पढ़ा था ये टॉपिक। तो ये हमारा मीथेन का स्ट्रक्चर है CH4।
CH4 में क्या है, कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन्स थे, 4 थे, इसको 4 और चाहिए थे, तो इसने क्या किया, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली, तो इसको इसके पास कितने हो गए, 8 हो गए, हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग कर ली और 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8, हाइड्रोजन को 2 चाहिए थे, हाइड्रोजन ने भी कार्बन के साथ बॉन्डिंग करके अपना जो डुप्लेट है वो कंप्लीट कर लिया, इस तरह से कार्बन के पास भी 2 2 हो गए। तो दैट्स वाई इस तरह की बॉन्डिंग को हम कहते हैं कोवैलेंट बॉन्ड। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोवैलेंट कंपाउंड, हमसे ये क्वेश्चन में पूछा था। सोडियम क्लोराइड तो आयोनिक कंपाउंड बनाते हैं, ये भी आयोनिक कंपाउंड बनाता है और ये भी। कोवैलेंट कंपाउंड सिर्फ मीथेन बना रहा है, तो आपका जो राइट आंसर होना चाहिए था इस क्वेश्चन का, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हुआ होगा। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन आयोनिक बॉन्ड, कोवैलेंट बॉन्ड, ये क्लियर होना चाहिए। आयोनिक बॉन्ड में ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड में शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे यहाँ पे हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाई इज डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज्ड इन इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर, जब हम वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं, वाटर को ब्रेक डाउन करते हैं, तो हम उसमें सल्फ्यूरिक एसिड क्यों डालते हैं, जल के विद्युत अपघटन में तनु सल्फ्यूरिक अम्ल का उपयोग क्यों किया जाता है, क्योंकि वो क्या करता है, जैसे ही देखो हमें पता है जो वाटर है, हम यहाँ पे डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, जो डिस्टिल्ड वाटर है उसके पास इतने आयंस नहीं होते कि वो करंट को फ्लो कराने में हेल्प कर पाए, डिस्टिल्ड वाटर। तो दैट्स व्हाई इस वाटर की कंडक्शन को इंक्रीज करने के लिए हम सल्फ्यूरिक एसिड ऐड कर देते हैं, ताकि क्या होगा, ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करेगा, वाटर को जल्दी जल्दी ब्रेक डाउन करने में हेल्प करेगा, उसकी कंडक्टिविटी को बढ़ा देगा। तो इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर के लिए डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम इसलिए डालते हैं ताकि चालकता बढ़ाने के लिए, चालकता जो है बढ़ जाए, उसके लिए हम H2SO4 डालते हैं। तो टू इंक्रीज कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सल्फ्यूरिक एसिड हम ऐड करते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रोलिसिस करते हैं। यहाँ पे हमने सल्फ्यूरिक एसिड डाल दिया वाटर में, और ये है एनोड, एनोड जो है पॉजिटिव साइड होती है, कैथोड जो है नेगेटिव साइड होती है। एंड एनोड पे ऑक्सीजन रिलीज होती है, कैथोड पे हाइड्रोजन, ये आपको याद होना चाहिए, चल हट ओए से याद रख लेना आप, ठीक है। कैथोड पे हाइड्रोजन और एनोड पे ऑक्सीजन, इसके साथ इससे आप याद रख सकते हो चल हट ओए से, कि कौन से साइड में कौन सी गैस रिलीज होती है, क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है। अब जब हम सल्फ्यूरिक एसिड यहाँ पे डाल रहे हैं तो पता क्या होता है, वाटर जो है ब्रेक डाउन हो जाता है, मान लीजिए वाटर है ना, तो वाटर ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयंस में। अब नेगेटिव आयन जो है वो पॉजिटिव की साइड जाएंगे और जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव की साइड जाएंगे। तो ये जो हाइड्रोजन है इस पे पॉजिटिव साइन है, ये नेगेटिव साइन की तरफ जाएगा, कैथोड की तरफ जाएगा, दैट्स व्हाई यहाँ पे हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। और ये जो OH है ये क्या करेगा, फिर से वाटर के साथ मिक्स होके हाइड्रोजन मतलब वाटर के हाइड्रोजन के साथ नहीं, ऑक्सीजन के साथ मिक्स होके, वाटर के साथ मिक्स होके क्या करेगा, ऑक्सीजन जो है इसमें से रिलीज हो जाएगा और ऑक्सीजन आ जाएगा यहाँ पे, ऑक्सीजन एनोड से रिलीज हो जाएगा, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है कौन सी साइड से कौन सी गैस रिलीज होती है, ठीक है। तो OH नेगेटिव आयन वाटर, देखो फिर से एक बार बता देती हूँ क्या हो रहा है, ये वाटर है, हमें इसके अंदर वाटर था, तो ये ब्रेक डाउन हो जाएगा H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में। अब ये जो हाइड्रोजन है ये तो कैथोड साइड पे चला जाएगा, और ये जो OH नेगेटिव आयंस हैं ये क्या करेंगे, फिर से वाटर में ब्रेक डाउन हो जाएंगे और ऑक्सीजन बना देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा, क्योंकि यहाँ पे जो OH नेगेटिव आयन होंगे वो 4 एटम्स होंगे इसके, ठीक है, 4 होंगे, तो इस तरह से H2O प्लस O2 में टूट जाएगा। तो दिस इज ऑल अबाउट इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। आपको आपसे क्वेश्चन बस ये पूछा गया था कि H2SO4 क्यों डालते हैं, तो H2SO4 इसलिए डालते हैं ताकि इसकी जो कंडक्टिविटी है वो हम उसको इंक्रीज कर पाए, क्लियर। तो इसका राइट ऑप्शन था ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑक्साइड इज एम्फोटेरिक, कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है। तो अभी जब हमने मेटल्स और नॉन मेटल्स वाला चैप्टर किया, आई होप आपने वो चैप्टर देखा होगा, वो वीडियो देखी होगी, वहां पे हमने देखा था कि जब कोई भी मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है तो वो क्या बनाता है, वो बनाता है मेटल ऑक्साइड। अब ये जो मेटल ऑक्साइड होते हैं वो हमने देखा था कि बेसिक इन नेचर होते हैं, मेटल ऑक्साइड जो है वो बेसिक नेचर के होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। बट उसके अलावा कुछ मेटल्स ऐसे भी थे जिनके जो ऑक्साइड थे वो कैसे थे, एम्फोटेरिक थे। एम्फोटेरिक का मतलब होता है कि वो एसिड और बेस दोनों ही तरह बिहेव करते हैं, कभी तो वो एसिड की तरह बिहेव करेंगे, कभी वो बेस की तरह बिहेव करेंगे। तो ऐसे एटम्स जो मतलब ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑक्साइड जो कभी तो किसकी तरह बिहेव करे, एसिड की तरह, और कभी बेस की तरह, जो दोनों ही बिहेवियर शो कर रहे हैं एसिडिक और बेसिक, उसको कहते हैं एम्फोटेरिक इन नेचर। तो कौन सा ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, मतलब कौन सा ऐसा ऑक्साइड है जो एसिड और बेस दोनों की तरह ही बिहेव कर रहा है, तो वो ऑक्साइड है आपका एल्यूमिनियम ऑक्साइड।
क्योंकि देखो मैं आपको रिएक्टिविटी सीरीज दिखाती हूँ और ये रिएक्टिविटी सीरीज आपको याद करनी है, इससे क्वेश्चन हमेशा बनते हैं, आपको याद होनी चाहिए। इसके लिए मैंने निमोनिक भी बताया था, एक बार फिर से बता देती हूँ। निमोनिक था प्लीज स्टॉप कॉलिंग मी अ केयरलेस zebra, instead try learning how, यहाँ लिख देती हूँ आगे का, हाउ कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम, कॉपर सेव्स गोल्ड प्लेटिनम, गोल्ड प्लेटिनम। इस ट्रिक से आप इसको याद कर सकते हो। पी से पोटेशियम, एस से सोडियम, सी से कैल्शियम, एम से मैग्नीशियम, ए से एल्यूमिनियम, सी से कार्बन, जेड से जिंक, आई से आयरन, टी से टिन, एल से लेड, एच से हाइड्रोजन, सी से कॉपर, एस से सिल्वर, जी से गोल्ड और प्लेटिनम। इस सीरीज के थ्रू आप इसको मतलब इस ट्रिक के थ्रू आप इसको याद कर सकते हो। तो ऊपर की जो सीरीज होती है, ऊपर के जो मेटल्स होते हैं वो ज्यादा रिएक्टिव होते हैं, जैसे जैसे आप नीचे जाते जाओगे लीस्ट रिएक्टिव मेटल आते जाएंगे। तो जब भी हमारी जो रिएक्टिविटी सीरीज है वो जब ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप होगी तो जो ऑक्साइड बनेंगे वो बेसिक नेचर के होंगे, बट कुछ ऐसे भी हैं जो एम्फोटेरिक होते हैं। कौन कौन से हैं? एल्यूमिनियम, जिंक और लेड। इनके जो ऑक्साइड होंगे ये एम्फोटेरिक होंगे और ये आपको याद रखना है, ये एक्सेप्शन है। एल्यूमिनियम, जिंक और लेड जो है एम्फोटेरिक ऑक्साइड होते हैं, उसके अलावा बाकी जो है वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं। और कॉपर सिल्वर गोल्ड और प्लेटिनम जो है ये तो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको याद होना चाहिए कि कौन बेसिक ऑक्साइड बना रहा है और कौन एम्फोटेरिक ऑक्साइड बना रहा है। एम्फोटेरिक ऑक्साइड मतलब वो एसिडिक और बेसिक दोनों नेचर दिखाते हैं। क्लियर? ना क्लियर हो गया? तो आपका राइट आंसर था एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच मेटल डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl। कौन सा ऐसा मेटल है जो डाइल्यूट HCl के साथ रिएक्ट नहीं करेगा? अब इसमें भी देखो आपको रिएक्टिविटी सीरीज की हेल्प लेनी पड़ेगी। ऐसा कौन सा मेटल है जो HCl के साथ रिएक्ट ही नहीं करेगा? जिंक, आयरन, कॉपर या मैग्नीशियम? अब देखो इसमें लिख के देख लो, जिंक प्लस HCl, आयरन प्लस HCl, कॉपर प्लस HCl और मैग्नीशियम प्लस HCl। तो कौन सा है मेटल जो डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl? तो कुछ तो मेटल्स हैं हमारे जो स्ट्रॉन्ग हैं हाइड्रोजन के कंपैरिजन, ठीक है, जो हाइड्रोजन को इजीली रिमूव कर सकते हैं। लाइक जिंक जो है हाइड्रोजन को रिमूव कर देगा, क्योंकि देखो जिंक जो है ना हाइड्रोजन से ऊपर है, ये हाइड्रोजन है हमारा, जिंक कहाँ है? जिंक इससे ऊपर है, मतलब जिंक ज्यादा पावरफुल है हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन के ऊपर जितने भी मेटल है ना वो सारे स्ट्रॉन्ग है, वो सारे तो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, बट हाइड्रोजन अपने से पावरफुल वालों को रिप्लेस नहीं कर सकता। तो जिंक हो गया, आयरन हो गया और मैग्नीशियम। जिंक, आयरन, मैग्नीशियम तीनों ही हाइड्रोजन के ऊपर हैं। देखो जिंक, आयरन और मैग्नीशियम तीनों ही हाइड्रोजन के ऊपर है, तो ये ज्यादा पावरफुल है, तो हाइड्रोजन इनको तो रिप्लेस नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो कौन सी रिएक्शन पॉसिबल नहीं है? कॉपर जो है हाइड्रोजन, कॉपर और हाइड्रोजन, देखो कॉपर जो है हाइड्रोजन से वीक है, कॉपर वीक है, देखो कॉपर नीचे है, सॉरी कॉपर जो है ना नीचे है, ये हाइड्रोजन है ये कॉपर है, तो कॉपर वीक है और कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, कॉपर हाइड्रोजन को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, तो ये रिएक्शन जो है पॉसिबल नहीं होगी, ठीक है, बिकॉज कॉपर जो है वीक है एज कंपेयर टू HCl। और यही क्वेश्चन पूछा था कि कौन सी मेटल है जो डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl, तो कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद डाइल्यूट HCl बिकॉज कॉपर जो है इट इज वीकर देन हाइड्रोजन। तो आपका जो आंसर होगा इस ऑप्शन का दैट इज कॉपर, तांबा। नेक्स्ट है विच पार्ट ऑफ सेल कंट्रोल ऑल एक्टिविटीज। तो हमारे अच्छा कौन सा पार्ट है सेल का, मतलब कोशिका का कौन सा भाग सभी गतिविधियों को नियंत्रित करता है? साइटोप्लाज्म, न्यूक्लियस, सेल मेम्ब्रेन या वैक्यूल? तो हमें पता है जो हमारे सेल का न्यूक्लियस है, इस तरह से हमारा सेल होता है, बीच में न्यूक्लियस होता है जो सारी एक्टिविटीज को कंट्रोल करता है। तो जो न्यूक्लियस है उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी कहते हैं एंड इट इज ऑल्सो कॉल्ड कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो इसका जो राइट ऑप्शन है दैट इज ऑप्शन नंबर बी, न्यूक्लियस। क्वेश्चन नंबर 12 है विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजेज मलेरिया। कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो मलेरिया कोज करता है? बैक्टीरिया, वायरस, प्रोटोजोआ या फंगस? तो प्रोटोजोआ जो है बैक्टीरिया कोज करता है और प्रोटोजोआ मलेरिया कोज करता है। कौन सा प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है? दैट इज प्लाज्मोडियम। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। और प्लाज्मोडियम क्या है? एक प्रोटोजोआ है जो मलेरिया कोज करता है। तो मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के कारण होता है? प्रोटोजोआ के कारण। उसका नाम क्या है? प्लाज्मोडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट एड डाइल्यूट HCl टू जिंक मेटल एंड ऑब्जर्व बबल्स द गैस इवॉल्व इज मतलब बच्चे ने किया
मेटल में HCl ऐड कर दिया, जिंक की मेटल में क्या किया उसने, HCl ऐड किया, तो उसने देखा कि जब उसने HCl ऐड किया ना एक गैस रिलीज हो रही है, तो कौन सी गैस रिलीज होगी, तो यहाँ पे क्या होगा, जिंक क्लोराइड बनेगा प्लस हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो यहाँ पे जो गैस रिलीज हो रही है वो कौन सी गैस रिलीज हो रही है, हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। और ये भी हमने अभी रिसेंटली किया है कि जब भी कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करेगा तो एक सॉल्ट बनेगा, दैट इज जिंक क्लोराइड, और हमारे पास हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। तो जो गैस इवॉल्व हो रही है वो कौन सी है, वो है हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 14 है, अ बॉल इज थ्रोन वर्टिकली अपवर्ड, इट स्लोज डाउन, स्टॉप्स एंड कम बैक एट हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी। सेम उसी तरह का क्वेश्चन है ये जो भी हमने स्टार्टिंग में किया था। देखो आपने एक बॉल थ्रो की वर्टिकली, वर्टिकली एक बॉल इस तरह से आपने ऊपर को इस तरह से थ्रो कर दी वर्टिकली, ठीक है। अब एक पॉइंट आएगा जहां पे ये रुक गई, इट स्लो डाउन एंड पहले धीरे धीरे स्लो होती जाएगी, फिर एक पॉइंट पे रुक जाएगी, स्टॉप हो जाएगी, और उसके बाद फिर वो वापिस आ जाएगी, ठीक है। तो जहां पे ये रुक रही है, जिसने पूछा है द हाईएस्ट पॉइंट, ये जो हाईएस्ट पॉइंट है जहां पे ये रुकी है वहां पे वेलोसिटी क्या होगी, तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था कि यहाँ पे क्या होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो, वेलोसिटी हो जाएगी जीरो, और स्पीड भी कितनी होगी यहाँ पे, जीरो। और जैसे ही इस पॉइंट पे पहुंचने के बाद वो वापिस आएगी, नीचे की तरफ आने लगेगी, तो यहाँ पे फिर अब क्या होगा, स्पीड क्या कर जाएगी, इंक्रीज कर जाएगी, और वेलोसिटी भी क्या कर जाएगी, इसकी इंक्रीज कर जाएगी। बट यहाँ पे एट दिस पॉइंट, हाईएस्ट पॉइंट पे ये रुकेगी फॉर सम टाइम, फॉर एन इंस्टेंट रुकेगी, और फिर यहाँ पे इस जहां ये रुक रही है वहां पे इसकी वेलोसिटी भी जीरो है, स्पीड भी जीरो है। जैसे ही ये, क्योंकि इस पे फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स तो एक्ट कर ही रही है, तो जैसे ही ये नीचे की तरफ मूव करेगी बिकॉज ऑफ ग्रेविटी, स्पीड इंक्रीज करेगी, वेलोसिटी भी इंक्रीज करेगी। तो इसमें क्वेश्चन में पूछा था द हाईएस्ट पॉइंट वेलोसिटी इज, वेलोसिटी कितनी होगी, जीरो होगी, वेलोसिटी भी जीरो है, स्पीड भी जीरो है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो देखो इस तरह के क्वेश्चंस बनते हैं, मुझे नहीं लगता ये ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन है। अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, आपने अच्छी से तैयारी की है, तो फिर ये जो यूपी टेट है मुझे नहीं लगता कि आपके लिए इतना मुश्किल होने वाला है, क्योंकि इजी ही क्वेश्चंस आते हैं, ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन, ज्यादा डिफिकल्ट लेवल नहीं आता, बस डीपली क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और टोटली एनसीईआरटी चीजें पूछी गई हैं इसमें, ठीक है। तो इसी तरह के मॉक टेस्ट आपको मिलते रहेंगे, मॉक टेस्ट हम लगाते रहेंगे, सो स्टे कनेक्टेड विद मी। और अभी तो हम 2020 क्वेश्चंस लगा रहे हैं, इसके साथ साथ फिर पेडागोजी के भी क्वेश्चंस हम कर लिया करेंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 पे चलिए, विच ऑर्गेनल इज कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल, कौन सी ऐसी सेल ऑर्गेनल है जिसको पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं, तो दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को हम पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया में ही रेस्पिरेशन की प्रोसेस होती है, जहां पे क्या होता है, जो न्यूट्रिएंट्स हैं, जो ग्लूकोज है C6H12O6, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड अप करेगा एंड इट गिव्स अस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, जिसका नाम फुल फॉर्म है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके साथ साथ सम अमाउंट ऑफ वेस्ट प्रोडक्ट, जो वेस्ट प्रोडक्ट है ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर रिलीज होगा, प्लस ये जो रिएक्शन होती है यहाँ पे सम अमाउंट ऑफ हीट भी रिलीज होती है, दैट्स व्हाई दिस रिएक्शन इज आल्सो एक्सोथर्मिक रिएक्शन। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस ऐसी रिएक्शंस होती हैं जहाँ पे हीट रिलीज होती है, तो ये भी क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं। ये जो रेस्पिरेशन की प्रोसेस है, जो रिएक्शन है, ये एक्सोथर्मिक है या एंडोथर्मिक है, तो ये एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, ठीक है। तो इस तरह से ये हमारा सेल होता है, सेल के अंदर ये सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट है, सारे साइटोप्लाज्म प्रेजेंट है, सारे ऑर्गेनल्स प्रेजेंट है, और ये जो है हमारे ऑर्गेनल है दैट इज माइटोकॉन्ड्रिया, जिसको हम पावर हाउस ऑफ द सेल कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, इट प्रोड्यूसेस एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, which the cell uses to carry out all its function। हम अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए, सेल जो अपने सारे फंक्शन परफॉर्म करने के लिए इस एनर्जी को यूज करता है, क्लियर। तो ये हो गया आपका एक क्वेश्चन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन एरिया इंक्रीजेस। अगर प्रेशर का क्या इफेक्ट पड़ेगा, क्षेत्रफल बढ़ता है तो दाब पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो आपने स्कूल बैग के स्ट्रैप वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा होगा कि अगर स्कूल बैग का स्ट्रैप जो है उसका एरिया इंक्रीज करेंगे, इसका एरिया इंक्रीज करेंगे, तो आपने देखा है कि जो प्रेशर है वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज। जो चौड़े फट्टी वाला बैग होता है ना, उसको जब आप कैरी करते हो तो आप कम दबाव पड़ता है, आप इजिली उसको कैरी कर पाते हो, क्योंकि एरिया अगर इंक्रीज करेगा तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। बट अगर कोई बैग है जिसकी पट्टी काफी पतली है, उसको आप पहनोगे तो आपके कंधे पे चुभता है। वो क्यों चुभता है, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है, एरिया इसका डिक्रीज हो रहा है। तो एरिया डिक्रीज करेगा तो प्रेशर क्या करेगा, प्रेशर इंक्रीज करेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला आपको पता है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया।
अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, अगर एरिया डिक्रीज कर रहा है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा। ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। तो क्वेश्चन था व्हाट हैपेंस टू प्रेशर व्हेन एरिया इंक्रीजेस। अगर एरिया इंक्रीज कर रहा है तो प्रेशर डिक्रीज करेगा, घटेगा। ठीक है, इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 है विच पार्ट कैरीज वाटर इन प्लांट। कौन सा पार्ट है प्लांट्स का जो वाटर कैरी करके लेके जाता है, ऑल पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो दैट इज जाइलम। जाइलम जो है वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करने में हेल्प करता है प्लांट की, वाटर एंड मिनरल्स रूट से लेके लीफ तक और सारे पार्ट्स ऑफ द प्लांट्स तक जो वाटर कैरी करके लेके जा रहा है, दैट इज जाइलम, उसको जाइलम कहते हैं। और फ्लोएम क्या करता है, फूड ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करता है। अब ये जो जाइलम है ना, इसके 4 एलिमेंट्स हैं, इट इज डिवाइडेड इनटू 4 डिफरेंट एलिमेंट, दैट इज ट्रैकीड, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर, जाइलम पैरेन्काइमा। और हर एक पार्ट का मतलब जाइलम के भी 4 पार्ट हैं, तो जाइलम के जो 4 पार्ट हैं, चारों के अलग अलग काम है। जो ट्रैकीड है ये क्या करता है, वाटर और मिनरल ट्रांसपोर्ट करता है फ्रॉम रूट्स टू अदर पार्ट ऑफ द प्लांट। जो जाइलम वेसल्स हैं वो क्या करते हैं, इट कंडक्ट वाटर ओवर लॉन्ग डिस्टेंस। जब लॉन्ग डिस्टेंस में वाटर लेके जाना है तो जाइलम वेसल लेके जाएगा। जाइलम फाइबर क्या करेगा, इट प्रोवाइड मैकेनिकल स्ट्रेंथ एंड सपोर्ट टू द प्लांट। और जाइलम पैरेन्काइमा क्या करेगा, फूड को स्टोर करेगा। ठीक है, तो xylem is made up of 4 type of elements: trachea, xylem vessel, xylem fiber, and xylem parenchyma. Together, they help in conduction of water, provide support, and store food. और food को transport कौन करेगा, that is phloem. Clear? तो I hope ये question आपको clear हुआ होगा। इसका right answer है xylem। क्वेश्चन नंबर 18 है व्हाई डू रेड ब्लड सेल्स लैक अ न्यूक्लियस। हमारा जो रेड ब्लड सेल होता है उसमें न्यूक्लियस नहीं होता, तो क्यों नहीं होता। टू लिव लॉन्गर, टू कैरी मोर ऑक्सीजन एफिशिएंटली, टू फाइट इन्फेक्शन, टू डिवाइड रैपिडली। सो टू कैरी मोर ऑक्सीजन एफिशिएंटली, क्योंकि हमें पता है हमारा जो आरबीसी है उसके पास एक पिगमेंट है जिसका नाम है हीमोग्लोबिन, जो क्या करता है, ऑक्सीजन को बाइंड अप करता है और ऑक्सीजन को ट्रांसपोर्ट करता है टू ऑल पार्ट्स ऑफ द बॉडी। तो यहाँ पे न्यूक्लियस क्यों नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियस होगा ना तो वो ज्यादा स्पेस कवर करेगा, ज्यादा स्पेस कवर करेगा तो ज्यादा ऑक्सीजन जो है इसके साथ बाइंड अप नहीं हो पाएगा। दैट्स वाई हमारा जो आरबीसी है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। कई बार ये भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि ऐसा कौन सा सेल है जिसके पास न्यूक्लियस नहीं है, तो रेड ब्लड सेल के पास न्यूक्लियस नहीं होता है। ठीक है, टू कैरी मोर ऑक्सीजन एफिशिएंटली। क्वेश्चन नंबर 19 पे चलते हैं विच पार्ट ऑफ द ब्रेन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर बैलेंस एंड पोस्चर। हमारे ब्रेन का कौन सा पार्ट है जो बैलेंस के लिए और हमारे पोस्चर के लिए रिस्पॉन्सिबल है। तो जब मैंने ये चैप्टर आपको पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था बैलम आपको कैसे याद रखना है, बैलम बैलेंस, बैलम बैलेंस, सारे बैलम बैलेंस। तो सेरेबेलम क्या करता है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर योर बैलेंस एंड पोस्चर। तो राइट आंसर हो जाएगा सेरेबेलम। सेरेबेलम जो है आपकी संतुलन और मुद्रा के लिए उत्तरदायी होता है। उसके अलावा जो सेरिब्रम है, सेरिब्रम क्या करता है, इट इज द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन। और ये क्या करता है, हमारी जितनी भी थिंकिंग प्रोसेस, थिंकिंग है, मेमोरी है, थिंकिंग है, मेमोरी है, हमारा इंटेलिजेंस है, इन सब चीजों को कौन कंट्रोल करता है, सेरिब्रम। इंटेलिजेंस है इन और इमोशंस हैं, इन सब चीजों को हमारा सेरिब्रम कंट्रोल करता है। मेडुला क्या करता है, इट कंट्रोल्स इनवॉलेंट्री एक्शंस। इनवॉलेंट्री एक्शंस ऐसे एक्शंस होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है, हमारे कंट्रोल में नहीं है। जैसे हमारी हार्ट बीट चल रही है तो हार्ट बीट को हम नहीं इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं कि अब तू बीट कर, अब तू मत कर, नहीं करेगी फिर तो हम ऊपर ही पहुंच जाएंगे, बट हम उसको इंस्ट्रक्शन नहीं दे रहे, वो खुद से काम कर रहा है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेशन ऑफ फूड, वो भी हमारे हाथ में नहीं है। ऐसा तो है नहीं ना कि आप कहोगे स्टमक को हाँ भाई अब तो स्मॉल इंटेस्टाइन में खाना भेज दे, अब तो लार्ज इंटेस्टाइन में वेस्ट भेज दे, ऐसा तो नहीं होता है। तो मेडुला जो है, जितने भी इनवॉलेंट्री एक्शंस हैं, ऐसे एक्शन जो हमारे कंट्रोल में नहीं है, वो सारे एक्शंस कौन करता है, मेडुला करता है। स्पाइनल कोड क्या करता है, इट कनेक्ट्स ब्रेन विद बॉडी पार्ट्स। मतलब हमारे जो ब्रेन है, ब्रेन के साथ ब्रेन प्लस बॉडी पार्ट्स में जो संतुलन है वो कौन बनाता है, स्पाइनल कॉर्ड, बॉडी पार्ट्स। और जितने भी हमारे रिफ्लेक्स एक्शंस होते हैं, मतलब एकदम से सडन जो रिफ्लेक्स, जैसे मान लीजिए आपने किसी गर्म चीज को टच किया तो आप एकदम से अपना हाथ उठाते हो, उस तरह के एक्शंस को रिफ्लेक्स एक्शंस कहते हैं। वो एक्शंस कौन परफॉर्म करता है, उसमें कौन हेल्प करता है, उसमें हमारा स्पाइनल कॉर्ड हमारी हेल्प करता है। ठीक है, ये क्या करता है, नर्व इंपल्सेस सेंड करता है ब्रेन से और ब्रेन से बॉडी पार्ट्स में। तो आई होप ये सबके चारों के आपको फंक्शन समझ में आ गए, इंपॉर्टेंट है। और सेरिबेलम क्या करता है, बैलेंस और पोस्चर को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज की क्लास का, विच पार्ट ऑफ न्यूरॉन रिसीव्स इंफॉर्मेशन। न्यूरॉन का कौन सा पार्ट है जो इंफॉर्मेशन को रिसीव करता है, तो दैट इज डेंड्राइट। डेंड्राइट जो है, जो डंडे जैसा स्ट्रक्चर है इस तरह से, वो क्या करता है, सिग्नल्स को
कैरी करता है, लेता है, और फिर वो एक्सोन में भेजेगा और एक्सोन से फिर आगे टर्मिनल्स में जाएंगे और इसके बाद फिर नेक्स्ट एक्सोन इस तरह से लगा होगा, नेक्स्ट एक्सोन में ट्रांसफर हो जाएगा और दोनों के बीच का जो गैप है उसको कहते हैं साइनैप्स। अब इसको मैं डायग्राम के थ्रू समझाती हूँ। देखो ये हमारे न्यूरॉन का डायग्राम है, ये न्यूरॉन है, न्यूरॉन की ये सेल बॉडी है जिसे सोमा कहते हैं, बीच में न्यूक्लियस प्रेजेंट है और ये जो डंडे जैसे स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं दैट इज डेंड्राइट्स। तो डेंड्राइट्स क्या करती हैं, इंफॉर्मेशन रिसीव करते हैं इन द फॉर्म ऑफ नर्व इंपल्सेस। फिर ये नर्व इंपल्सेस यहाँ पे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट हो जाते हैं एक्सोन में। इलेक्ट्रिकल सिग्नल में क्यों कन्वर्ट होते हैं, ताकि ये फास्ट ट्रेवल कर पाए, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल जाके फिर यहाँ पे साइनेप्टिक नर्व में जब जाएंगे तो फिर से नर्व इंपल्सेस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये नर्व इंपल्सेस फिर से यहाँ पे चल जाएंगे नेक्स्ट डेंड्राइट पे। तो इस तरह से मैसेज जो है ट्रांसफर होता है फ्रॉम वन पार्ट टू अनदर पार्ट। तो जो ट्रांसफर होता है वो कौन ट्रांसफर में जो हेल्प करता है दैट इज न्यूरॉन। न्यूरॉन का स्ट्रक्चर है, न्यूरॉन का कौन सा पार्ट जो है रिसीव करता है मैसेज, तो डेंड्राइट रिसीव करता है मैसेज। ठीक है, डेंड्राइट क्या करता है, इट रिसीव इंफॉर्मेशन फ्रॉम अदर न्यूरॉन्स। एक्सोन क्या करता है, कैरी इंफॉर्मेशन अवे फ्रॉम द सेल बॉडी, और ये जो इंफॉर्मेशन कैरी कर रहा है ना इट इज इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिकल सिग्नल, ये भी आपको पता होना चाहिए, इलेक्ट्रिकल सिग्नल के फॉर्म में ये ट्रांसफर होते हैं एक्सोन में। साइनैप्स क्या है, इट इज अ जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन वेयर सिग्नल्स आर ट्रांसफर्ड। यहाँ पे साइनैप्स है, जंक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स। एंड न्यूक्लियस क्या करता है, इट इज अ कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। तो दिस इज ऑल अबाउट न्यूरॉन एंड आई होप आज की क्लास आपको अच्छी लगी होगी, क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। कहीं किसी क्वेश्चन में कोई डाउट रह गया हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना, मैं उसको फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दूंगी। बाकी आपके जो कॉन्सेप्ट है ना, देखो कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अगर कॉन्सेप्ट क्लियर है फिर तो डिफिकल्ट से डिफिकल्ट क्वेश्चन भी आप इजिली सॉल्व कर लोगे, बट अगर आपका कॉन्सेप्ट ही क्लियर नहीं है तो तुक्के लगाने का कोई फायदा नहीं है फिर तो, है ना। तो ये हो गया आज के 20 क्वेश्चंस। नेक्स्ट मॉक टेस्ट में मिलेंगे, मॉक टेस्ट 3 में उसमें भी इसी तरह से मिक्स क्वेश्चन करेंगे हम, फिजिक्स केमिस्ट्री बायो तीनों के ही मिक्स क्वेश्चन लेके चलेंगे। जैसे आपके पेपर में आते हैं उसी पैटर्न से आपको क्वेश्चंस मिलेंगे। और ये क्वेश्चंस का पीडीएफ आपको मेरे टेलीग्राम चैनल रिशु साइंस अकेडमी पे मिल जाएगा, इसका लिंक दे दूंगी डिस्क्रिप्शन में। और अगर आप पूरे चैप्टर्स की तैयारी करना चाहते हो, मतलब फुल चैप्टर आपको रीड करना है, तो फुल चैप्टर के लिए अलग सीरीज चल रही है, उसमें 10 से 11 चैप्टर्स हमारे हो चुके हैं। तो उन वीडियोस को आप जरूर देखें। कुछ वीडियोस का मैं लिंक दे दूंगी, बाकी आप उसको सर्च करोगे ना, सीटेट सीरीज 2026, सॉरी सीटेट नहीं, एनसीईआरटी सीरीज 2026 से आप सर्च करोगे तो वो वीडियो सारी आपके पास आ जाएंगी। बाय रिशु साइंस अकेडमी आप डाल देना उसमें, तो सारी वीडियोस आ जाएंगी जितनी भी एनसीईआरटी सीरीज के जो वीडियोस ये हम चला रहे हैं। ठीक है, बाकी सीटेट का भी सीरीज चल रही है, तो मेरे मुंह से सीटेट निकल गया। चलिए मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।